प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11वीं के विषय इतिहास का पहला पाठ समय की शुरुआत से का अध्ययन हम करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की जो यात्रा है वो संपन्न हुई। प्यारे बच्चों, आधुनिक मानव से मिलते जुलते प्राणी आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। लेकिन ऐसे प्राणी जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, उनका अस्तित्व आज से 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व तक मानव अपना भोजन जानवरों का शिकार करके, संग्रहण करके, अपमार्जन तथा मछली पकड़ के करता रहा। ऐसा पूरे विश्व में तो नहीं बल्कि विश्व के कई भागों में देखने को मिलता है। ऐसे भी विश्व के कई भाग हैं जहां मानव ने उन्नति कर ली थी और जहां सभ्यताओं का विकास 8,000 वर्ष के लगभग आरंभ हो चुका था। प्यारे बच्चों, आदि मानव ऐसे प्राणी थे जो स्तनपायी थे तथा नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते थे। ऐसे आरंभिक प्राणियों में वानर, लंगूर तथा आदि मानव शामिल थे। इन्हें प्राइमेट कहते थे। प्राइमेट से उत्पन्न एक अन्य उपसमूह जो होमिनाइड कहलाता है, इसमें वानर सम्मिलित हैं। होमिनाइड जो प्राइमेट से निकला, इसमें कौन शामिल है? इसमें वानर शामिल हैं। लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनाइड से एक अन्य उपसमूह विकसित हुआ जो होमिनिड कहलाया। ये होमिनिड ऐसे प्राणी थे जो अपने पिछले पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकते थे। वो श्रेणी जिसमें सभी प्रकार के मानव प्राणी शामिल थे, वो होमिनिडेई कहलाती है। होमिनिडों की कई शाखाएं हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो अधिक महत्वपूर्ण है। जो होमिनिडों की जो कई शाखाएं हैं, उन शाखाओं को इकट्ठा मिलाकर जीनस कहा जाता है और जीनस की आगे जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस दो शब्दों के मेल से बना है। ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी, पिथिकस अर्थात वानर। होमो का अर्थ है आदमी। होमो को कई प्रजातियों में बांटा गया है। जैसे प्रथम है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस से तात्पर्य है ऐसे प्राणी जो अपने हाथों से औजार बना सकते थे। दूसरी श्रेणी है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से तात्पर्य यह है कि ऐसे प्राणी जो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे। तीसरी जो प्राणी है वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस बिल्कुल आजकल के चिंतनशील जो प्राणी हैं, उन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं। बच्चों, आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें
जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों तथा गुफाओं में आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्रों से मिलती है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो नामक स्थान पर मिले हैं। किसके जीवाश्म? होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो नामक स्थान पर मिले हैं। और तंजानिया में एक स्थान है ओल्डुवई गोर्ज। ओल्डुवई गोर्ज से भी हमें होमो हैबिलिस के अवशेष मिले हैं। ये दोनों ही स्थान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। तंजानिया भी और इथोपिया भी दो देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म वास्तव में हमें अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीपों में सबसे अधिक मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो अधिक बुद्धिमान थे। दोनों प्रजातियों में कुछ अंतर थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस का सिर बड़ा नहीं था। होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथिकस का सिर छोटा था। होमो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में अधिक बुद्धिमान थे। होमो के जबड़े कम बाहर निकले हुए थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जबड़े अधिक बाहर निकले हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जानवर सख्त चीजें खाते हैं उनके जबड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने गाय के, ऊंट के, भैंस के जबड़े देखे होंगे, उनके दांत भी बड़े बड़े होते हैं। इसी प्रकार से आदि मानव के जबड़े बड़े होते थे। धीरे धीरे जब वो भोजन पकाकर खाने लगा तो क्रमशः उसके जो समय के अनुसार जो है उसके जबड़े छोटे होते गए और उसके दांत भी छोटे होते गए। होमो के दांत ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में छोटे थे। आरंभिक मानव अथवा होमिनिड हाव भाव अथवा इशारों से एक दूसरे को अपनी बात कहते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि वानर जिस प्रकार से इशारे करते हैं, हाव भाव करते हैं, किकियाते हैं, इसी प्रकार से ये बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करते थे और यही ध्वनियां आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हुई। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने बोलना आरंभ कर दिया था, जिससे उसके जीवन में विकास की गति और तेज हो गई। आदिकालीन मानव अपना भोजन किस तरीके से जुटाता था, उसके अलग अलग तरीके थे जो इस प्रकार से हैं। प्रथम है संग्रहण। इसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले फल, फूल, कंदमूल, गुठलियां, बेर, जड़ें इत्यादि शामिल हैं। आदिमानव इन्हें एकत्रित कर लेता था और भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। दूसरा है शिकार। आदिमानव समूहों में रहकर शिकार करता था, क्योंकि समूहों में रहकर शिकार करना सुरक्षित था और उसने शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का भी धीरे धीरे विकास किया था। तीसरा है अपमार्जन। अपमार्जन से तात्पर्य है ऐसा तरीका जिसमें मरे हुए प्राणियों, मरे हुए जानवरों का मांस खुरच खुरच कर एकत्रित करना। जिस प्रकार से आदि मानव जो है जब जानवरों को मारता था तो उसके मांस का प्रयोग तो वो करता ही था, लेकिन बहुत से जानवर ऐसे भी होते थे जो अपने आप मर जाते थे या अन्य जानवरों द्वारा भी मार दिए जाते थे। तो इस प्रकार के मृत जानवरों की लाशों से खुरच खुरच कर मांस को उकेरना अपमार्जन कहलाता था।
अन्य जो तरीका था भोजन एकत्रित करने का वो था मछली पकड़ना। पानी जहाँ था, जहाँ नदियां थी या समुद्र के आसपास के कुछ क्षेत्र रहे होंगे, वहां वहां मानव जो है मछलियां पकड़कर भी अपना भोजन जो है जुटा लेता था। लेकिन जब भाषा का विकास हुआ, जब मनुष्य ने बोलना सीख लिया, तो ऐसा समझा जाता है कि जो उसके दो मुख्य काम थे, पहला काम उसका शिकार करना था, दूसरा काम उसने अपना आश्रय बनाया, तो इन दोनों कामों में उसको भाषा के प्रयोग से किस प्रकार मदद मिली होगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाषा के प्रयोग से आदि मानव शिकार पर जाने से पूर्व साथ बैठकर आपस में मिलकर योजना बना सकते थे। दूसरा, वो सामूहिक रूप में शिकार के तरीकों व तकनीकों पर भी आपस में चर्चा कर सकते थे या करते होंगे, जिससे उनके शिकार के तरीकों में अवश्य ही सुधार आया होगा। वे विभिन्न क्षेत्रों में जानवरों की बहुतायत की जानकारी भी एक दूसरे के साथ साझा करते होंगे। शिकार पर जाने से पूर्व वो अवश्य इस बात पर विचार करते होंगे कि किन किन क्षेत्रों में शिकार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में शिकार कम पाए जाते हैं अथवा नहीं पाए जाते। ये भी तय है कि वे जानवरों का शिकार करने से पूर्व उन जानवरों की प्रकृति तथा स्वभाव के बारे में भी विचार विमर्श कर लेते होंगे। वे धीरे धीरे अपने शिकार के लिए जो वे औजार इस्तेमाल करते थे या जो हथियार इस्तेमाल करते थे, उनमें सुधार लाने के तरीकों के बारे में भी आपस में विचार विमर्श करते होंगे। दूसरा जो उनका काम था घर बनाना अथवा आश्रय बनाना, आश्रय बनाने के काम में भी ऐसा लगता है कि भाषा की मदद से उनको बड़ी सहायता मिली होगी। वे घर बनाने के लिए जो उपलब्ध सामग्री होती थी उसकी जानकारी भी आपस में बांटते होंगे। घर के लिए सुरक्षित स्थान का निर्धारण करते समय भी वे एक दूसरे से भाषा के माध्यम से ही विचार विमर्श करते होंगे। घर के निकट कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं हैं, ये सब बातें भी वे आपस में भाषा के माध्यम से साझा करते होंगे। आश्रय तथा घर के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया जाना है तथा कामों को, घर बनाने के लिए जो काम है उस काम को आपस में विभाजित भी ये लोग करते होंगे और काम के विभाजन करने के लिए भी उन्हें भाषा के द्वारा मदद मिली होगी। प्यारे छात्रों, हमें मानव तथा वानर के व्यवहार तथा शरीर रचना में उपस्थित अंतर तथा समानताओं को भी समझ लेना चाहिए, जिससे हमें डार्विन का क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखा है, अच्छे से समझ में आ पाएगा। आइए पहले हम देखते हैं कि मानव और वानर में समानताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, मानव पेड़ों पर चढ़ सकता है, वानर भी पेड़ों पर चढ़ सकता है, माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं और मादा वानर भी बच्चों को दूध पिलाते हैं। मानव प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार से वानर भी प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। मानव रीढ़धारी है, वानर भी रीढ़धारी प्राणी है। मानव चौपाया है, उसके 2 पैर तथा 2 हाथ हैं, इसी प्रकार से वानर भी चौपाया है। मानव स्तनधारी है, वानर भी स्तनधारी है। जैसे मानव माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसी प्रकार से मादा वानर भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों में असमानताएं क्या क्या हैं। मानव 2 पैरों पर चलता है जबकि वानर 4 पैरों पर चलते हैं। मानव औजार बना सकता है जबकि वानर औजार नहीं बना सकता।
मानव खेती बाड़ी कर सकता है, वानर खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मानव सीधा खड़ा होकर चल सकता है, जबकि वानर सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता। मानव की पूंछ नहीं होती, वानर की पूंछ होती है। मानव का शरीर बड़ा होता है और वानर का शरीर अपेक्षाकृत छोटा होता है। मानव अपना घर बनाकर रहते हैं, जबकि वानर अपना घर बनाकर एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा। थैंक यू।